नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मुझे पता नहीं इन लोगों ने किससे सलाह ली है या किन लोगों ने इनको ये अक्ल दी है कि आप लोग जंतर मंतर पर बैठ जाओ और वहां राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आने का आमंत्रण दे दो। पता नहीं इनका सलाहकार कौन है, लेकिन जो भी है उसने इनके करियर को तबाह कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग पर्दे के पीछे से इन पहलवानों को यहाँ बैठा करके अपने जो भी पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते हों, वो पॉलिटिकल स्कोर हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक बार फिर दागदार करने की कोशिश करने के लिए, साजिश रचने के लिए जो कुछ किया है, शायद उसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि इनके साथ, इनके करियर के साथ, इनके परिवारों के साथ वो कितना बड़ा अन्याय करने वाले हैं। देखिए, खिलाड़ियों के साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो उसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इनके बयान हो चुके हैं। हालांकि कल विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे 164 में अभी तक बयान नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं ये तो ये लोग जाने या दिल्ली पुलिस जाने। पर अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और दिल्ली पुलिस इनसे कह रही है कि जिस नाबालिग पहलवान का आपने नाम लेकर के पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है, उस पहलवान को सामने लेकर के आइए, और ये लोग उस माइनर महिला पहलवान को पेश नहीं कर पा रहे हैं पुलिस के सामने, तो भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है, किसके कहने पर किया है। और अगर कोई नाबालिग पहलवान है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको पेश करने में क्या दिक्कत है। अब आते हैं मेन बिंदु पर, जिसके लिए मैंने ये प्रोग्राम आज किया है। और मेन बिंदु ये है कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा हों, चाहे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट खापों के चौधरी हों, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के ये पंजाब से लेकर के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जाट चौधरी हों, नेता हों, चाहे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हों, चाहे सत्यपाल मलिक हों, अरविंद केजरीवाल हों, प्रियंका वाड्रा हों, नवजोत सिंह सिद्धू और पप्पू यादव जैसे लोग हों, जो जंतर मंतर पहुंच करके और इनके सिर पर हाथ रख करके इनको आशीर्वाद दे करके गए हैं, ये सारे के सारे चेहरे केंद्र सरकार की, जो कहना चाहिए कि मुखालिफ राजनीति करते हैं, उसके विरोध की राजनीति करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका वाड्रा, नवजोत सिद्धू कांग्रेस के चेहरे हैं। और कांग्रेस के चेहरे उस 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन के पीछे भी थे। अरविंद केजरीवाल भी उस आंदोलन को पोषित कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, हाथ जोड़ करके उनके बीच में पहुंच गए थे। और इस आंदोलन में भी पहले उन्होंने आतिशी को भेजा, फिर सौरभ भारद्वाज को भेजा, फिर खुद पहुंच गए और वहां पर एक बड़ा जोरदार भाषण भी दे करके गए। और भाषण सारे दे रहे हैं, चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे आपके खापों के चौधरी हों, नरेश और राकेश टिकैत हों, सत्यपाल मलिक हों,
सिद्धू वगैरह सब वहाँ बोल करके गए हैं कुछ ना कुछ। और क्या इन पहलवानों को, चाहे विनेश फोगाट हो, उनकी बहन हो, साक्षी मलिक हो या बजरंग पूनिया हो, क्या इनको ये समझ नहीं है, ये तमीज़ नहीं है कि विपक्षी दलों के नेताओं को जंतर-मंतर पर बुला कर के उनको मंच उपलब्ध कराने के परिणाम क्या होंगे या कितने गंभीर परिणाम होंगे? और रही सही कसर जो है, वो पूरी कर दी राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने जिस लैंग्वेज में कल भाषण दिए हैं, जिस तरीके से वो बोले हैं और उनके बराबर में ये तीनों पहलवान खड़े हुए थे, विनेश फोगाट, उनकी बहन और बजरंग पूनिया, उसके बाद तो रही सही कसर बाकी कर दी है उन्होंने पूरी। एक तरीके से अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने इन खिलाड़ियों का करियर का बंटाधार कर दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब इनका करियर वैसे भी ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि अब इनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। और जब कोई खिलाड़ी इस तरह की राजनीति पर उतर आए, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि अगर आपके साथ या दूसरे पहलवानों के साथ कुछ अभद्रता हुई है, कुछ यौन शोषण जैसी घटनाएं हुई हैं, तो आप सीधे पुलिस में जा सकते थे, सीधे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की उस विंग में शिकायत कर सकते थे, जो ऐसे ही मामलों की सुनवाई करती है और फिर इसे आगे टेकअप करती है। लेकिन ये ना पुलिस में गए, ना ये भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन में गए, बल्कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सर्वे सर्वा और जानी मानी एथलीट पीटी उषा ने जब इनको नसीहत दी, इनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर बैठ करके अनुशासनहीनता कर रहे हैं, क्योंकि आप भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलते हैं, वहाँ से मेडल जीत करके लाए हैं। आप अगर जंतर मंतर पर बैठेंगे तो खेल का जो भारत में वातावरण है वो बिगड़ेगा, उसकी बदनामी होगी पूरी दुनिया में और उसके बाद क्या-क्या नतीजे हमें भुगतने पड़ सकते हैं, भारतीय खेलों को, खिलाड़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं, शायद इनको अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन जब वो मिलने के लिए गई तो उनकी तो वहाँ बेइज्जती की गई, उनका तो वहाँ अपमान किया गया, उनके खिलाफ नारेबाज़ी की गई। और मीडिया के लोग भी वहाँ तालियां बजा रहे थे जब ये लोग पीटी उषा से उलझ रहे थे या उनका असम्मान कर रहे थे। मेरा कहना ये है कि राकेश टिकैत ने कल वहाँ पहुँच कर के जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिए सरकार के बारे में कि इनका तो भूत उतारना पड़ेगा, और ये भी कहा जो वो हमेशा इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये अल्टीमेटम दे करके कि हम 14 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 21 मई तक या तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लो और नहीं तो फिर हम बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। और उन सबसे हैरत की बात क्या है, उनके सुर में सुर मिला कर के विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया वगैरह ये कह रहे हैं कि अब तो जो खाप और खापों के चौधरी हमारे बड़े तय करेंगे, हम वही करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ना आपको पुलिस पर भरोसा है, ना आपको सरकार पर भरोसा है, ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो पिछले हफ्ते इनको डांट पड़ गई है। अभी 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये फिर से पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब क्या है? आपकी जो याचिका थी, वो तो एफआईआर दर्ज ना होने को लेकर के थी। तो दिल्ली पुलिस ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर चुकी है, तो अब किस लिए आए हैं आप? और अगर कोई और मसला है तो आप हाई कोर्ट जाइए।
निचली अदालत जाइए, सुप्रीम कोर्ट आने का क्या मतलब है? तो वहां से ये पतली गली से कट लिए और इनके जो वकील थे कपिल सिब्बल, उनके पास भी कुछ कहने को और बहस करने को बचा नहीं था। ये जो राकेश टिकैत, सत्यपाल मलिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये सारे चेहरे और अरविंद केजरीवाल वगैरह, ये अगर इनको सपोर्ट करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं, तो आप ये तय समझिए कि जो इस समय भारतीय कुश्ती महासंघ है, उसके जो पदाधिकारी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़ दीजिए, उनका तो वैसे भी कार्यकाल अब पूरा होने वाला है और नए सिरे से जो चुनाव होंगे उसके लिए एक कमेटी भी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने गठित कर दी है। खेल मंत्रालय ने जो भी चुनाव होंगे उसके लिए एक व्यवस्था कर दी है और कोशिश हो रही है कि निष्पक्ष तरीके से ये चीजें हो जाएं। और ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसलिए अब चौथी बार उनके बनने की संभावना भी नहीं है। लेकिन खिलाड़ी क्या चाह रहे हैं? पुलिस जांच बाद में करे, पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर ले। ये चाहते हैं कि उनके गुट का कोई आदमी अध्यक्ष ही ना बन पाए, यानी फेडरेशन में उनका जो हस्तक्षेप है, आधिपत्य है, जो वर्चस्व है, वो खत्म हो जाए। तो इसके पीछे क्या इनकी मानसिकता है या किसी और की मानसिकता है, उसके हाथों में ये लोग खेल रहे हैं। आपको अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए या फेडरेशन की राजनीति पर, आपको राजनीति में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। आपके साथ अगर यौन शोषण हुआ है तो जो दोषी है उसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करा करके पुलिस से ये मांग करनी चाहिए कि आप तेजी से इसकी जांच करें और अगर वो दोषी है, अगर क्या इनकी नज़र में तो वो दोषी ही है जब इन्होंने आरोप लगाए हैं, तो उसको अरेस्ट करें, उसको कानून के कटघरे में खड़ा करें। बजाय इसके अगर आप फेडरेशन में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी दखल देना चाहते हैं, इसके फिर मायने दूसरे निकलते हैं। इसके मायने ये हैं कि कोई इंटरेस्टेड है जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कुश्ती महासंघ पर काबिज होना चाहता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने और उनके समर्थकों ने तो खुले आरोप लगाए हैं कि ये जो हुड्डा फैमिली है, ये भारतीय कुश्ती महासंघ पर काबिज होना चाहती है और ये तर्क दे करके कि हरियाणा के पहलवान ही सबसे ज्यादा मेडल जीत करके ला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, इसलिए हरियाणा से ही कोई भारतीय कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष होना चाहिए। ये क्या तर्क हो सकता है? या अगर इस मुहिम के लिए आपने खिलाड़ियों को आगे करके उनका करियर दांव पर लगा दिया है, तो आप उनके हमदर्द हैं, शुभचिंतक हैं या दुश्मन हैं, उनके परिवारों के दुश्मन हैं? ये ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए। मैं कुछ और बातें बता करके आपको ये प्रोग्राम खत्म करूंगा। कई चेहरे हैं जो राजनीतिक कारणों से या दूसरे कारणों से, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ हद तक पंजाब, इनके लोगों के साथ, इनके लोगों के जीवन के साथ, उनकी प्रतिष्ठा के साथ, उनकी संभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। हरियाणा में जो आरक्षण को लेकर के, जाट आरक्षण को लेकर के उग्र आंदोलन करवाया था यशपाल मलिक ने, और उसके बाद रोहतक, भिवानी, जींद, कई जिलों में, सोनीपत, झज्जर में जिस तरह की आगजनी कराई गई थी या आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, वो अपने आप में अभूतपूर्व थी।
इस तरह की हिंसा, इस तरह की आगजनी, इस तरह के आंदोलनों और जो सड़क पर अराजकता दिखाई देती है, इससे खास तौर से जाटों के बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है और जिस तरह की हरकत सतपाल मलिक कर रहे हैं। 3 गवर्नर जाट कम्युनिटी से नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाए थे। एक जगदीप धनखड़ जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, एक सचदेव आर्य जो हरियाणा कुरुक्षेत्र को बिलोंग करते हैं, वो अभी भी गुजरात के राज्यपाल हैं। जगदीप धनखड़ प्रमोट हो गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सत्यपाल मलिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। यानी राजस्थान, आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों स्टेट से एक एक जाट को राज्यपाल बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो इन्होंने क्या सम्मान किया नरेंद्र मोदी का? कौन सी सरकार ने इससे पहले 3-3 जाट नेताओं को राज्यपाल बनाया था? इसके अलावा वैसे तो सारे देश के किसानों को ही फायदा मिल रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, लेकिन इन राज्यों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां जाट अधिसंख्य मात्रा में है, संख्या में है, वहां अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बड़ी राशि पहुंच रही है, हर चौथे महीने 2,000 रुपए की मदद पहुंच जाती है, उनके अकाउंट में जमा होती है और साल भर के 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिए। 3 कृषि कानूनों के बारे में भी ये विशेषज्ञों का कहना है, मैं अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहा हूं। उनका कहना है कि 3 कृषि कानूनों से आम तौर पर जो छोटे किसान माने जाते हैं देश में, करीब-करीब 80% से लेकर के 88% तक उनकी संख्या है, उनको सीधा फायदा होने वाला था। उसका विरोध करने वाले वो लोग थे जो पंजाब में, हरियाणा में मंडियों पर अपना वरदहस्त रखते हैं, वर्चस्व रखते हैं और जो वहां से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। उन लोगों ने ये आंदोलन खड़ा किया था और ये अगर 3 कृषि कानून वापस हुए हैं तो इसका बड़ा खामियाजा, बड़ा नुकसान जाट किसानों को भी उठाना पड़ा है, अन्य बिरादरी के किसानों को भी उठाना पड़ा है। केवल जाट आरक्षण की मांग को लेकर के हिंसा नहीं हुई है। 13 महीने के इस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान भी जम करके अराजकता हुई है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन ये और कुछ और मामले ऐसे रहे हैं जब सड़कों पर अराजकता देखने को मिली है, जाम देखने को मिले हैं, लाखों लोगों को परेशानी हुई है और एक परसेप्शन ये बन गया है कि ये अराजक कौम है। यानी जाटों के जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो सड़कों पर अराजकता करते हैं, मारपीट कर देते हैं। इस तरह का परसेप्शन लोगों में बन गया है। अब आप मुझे ये बताइए, निसंदेह जाट कम्युनिटी ने इस देश की बहुत सेवा की है। सेना में बहुत सारे जवान जाट कम्युनिटी से हैं। खेलों में भी जाटों का बहुत बड़ा और अच्छा योगदान रहा है। अलग-अलग सेक्टर में अगर आप जाकर के देखें तो आपको जाट प्रतिभाएं वहां देखने को मिल जाएंगी और अच्छे पदों पर मिल जाएंगी। लेकिन जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, अराजकता होती है, अनुशासनहीनता होती है, आगजनी होती है, तोड़-फोड़ होती है, तब इस कम्युनिटी के बारे में क्या परसेप्शन बनता है? इसलिए मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया था कि ये जो इनके चौधरी बनते हैं जाट कम्युनिटी के, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है आने वाली पीढ़ियों का भी और इस समय जो नई उम्र के की पीढ़ी है उसका भी। ना कोई सरकारी नौकरी अब इनको देने को तैयार है, आसानी से कोई नहीं देता है और ना ही प्राइवेट कोई
इनको नौकरियां देगा। बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत उसकी ज़रूरत है, तभी कोई संस्थान जो है उनको नौकरी देगा। जिस तरीके से इन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध किया और सड़कों पर निकल करके फिर वही अराजकता और हिंसा देखने को मिली, उसके बाद ये परसेप्शन और दृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। और भले ही एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कौम का रहा है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा नुकसान ये लोग करा जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।